अमेरिकी सेना नहीं जाएगी यूक्रेन, लेकिन राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस के खिलाफ किए कड़े ऐलान। यूक्रेन पर हमले का 7वां दिन, कीव के टीवी टावर पर मिसाइल अटैक में 5 की मौत। यूएनएचआरसी में 100 डिप्लोमेट्स ने रूसी विदेश मंत्री का बहिष्कार किया। कोरोना के 24 घंटे में 6,915 नए केस, 180 मरीजों की मौत, 98.59% हुआ रिकवरी रेट। स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर हमले में भाजपा प्रत्याशी सहित 18 नामजद, 100 अज्ञात पर भी मुकदमा। और जयराम ठाकुर का 5वां व आखिरी बजट, 1.5 से 2 घंटे के भाषण के लिए 2 महीने चलती है एक्सरसाइज। 1971 में आया था पहला बजट। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीप टाइम्स न्यूज चैनल में। आपके साथ मैं हेमराज चौहान। अब खबरें विस्तार से। यूक्रेन पर हमला बोलने वाले रूस को अमेरिका किसी भी सूरत में बख्शने के मूड में नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि व्लादिमीर पुतिन अब तक एक तानाशाह की तरह पेश आए हैं और उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। यूएस कांग्रेस को संबोधित करते हुए बाइडेन ने स्पष्ट किया कि रूस पर प्रतिबंधों का ये सिलसिला यही नहीं थमेगा, आगे भी उसके खिलाफ कड़े कदम उठाए जाएंगे ताकि रूसी राष्ट्रपति को अपने गुनाह का एहसास हो सके। इधर यूक्रेन पर रूस का ताबड़तोड़ हमला जारी है। अपने संबोधन में जो बाइडेन ने कहा कि संकट की इस घड़ी में हम यूक्रेन के साथ हैं। हमने रूसी विमानों के लिए अमेरिका का एयर स्पेस बंद कर दिया गया है। हम नाटो की एक एक इंच जमीन की रक्षा करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि रूस जिस तरह यूक्रेन पर हमला कर रहा है, यह विश्व शांति के लिए खतरा है। मॉस्को ने बिना किसी उकसावे के यूक्रेन पर हमला किया है। यूएस प्रेसिडेंट ने कहा कि व्लादिमीर पुतिन को लगा था पश्चिमी देश और नाटो कोई प्रतिक्रिया नहीं देगा। वह यूरोप को बांटना चाहते थे। हम एक साथ हैं और एक साथ रहेंगे। यूक्रेन ने रूस के झूठ का मुकाबला सच्चाई के साथ किया। बाइडेन ने कहा कि अमेरिका की सेना रूस के साथ नहीं भिड़ेगी, लेकिन रूस को मनमानी नहीं करने दी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि हम रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने के साथ साथ यूक्रेन को $1 अरब की मदद देंगे। बाइडेन ने बेहद तल्ख लहजे में कहा कि रूस ने दुनिया की नींव हिलाने की कोशिश की है और इसे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। यह जंग लोकतंत्र बनाम तानाशाही की है और तानाशाहों को हमेशा कीमत चुकानी पड़ती है। उन्होंने कहा कि पुतिन आज इतने अलग थलग पड़ चुके हैं जितने पहले कभी नहीं थे। आज 27 देश यूक्रेन के साथ है। रूसी शेयर बाजार में 40% की गिरावट है। उसकी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। बाइडेन ने कहा कि अमेरिका यूरोपियन संघ के साथ मिलकर काम कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि जब इस वक्त का इतिहास लिखा जाएगा तो पुतिन द्वारा यूक्रेन पर छेड़ी गई जंग की वजह से रूस को कमजोर और दुनिया के बाकी देशों को ताकतवर बताया जाएगा। बाइडेन ने कहा कि पुतिन युद्ध क्षेत्र में जरूर आगे हों, लेकिन इसकी आगे उनको बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। यूक्रेन के खिलाफ रूसी हमला बुधवार को 7वें दिन भी जारी है। राजधानी कीव और खार्किव समेत कई प्रमुख शहरों को निशाना बनाया जा रहा है। मंगलवार रात रूसी फोर्सेज ने राजधानी कीव के टीवी टावर पर मिसाइल अटैक किया। इस हमले में 5 लोगों की मौत हो गई। रूस ने यहूदियों के नरसंहार की याद में बनाए गए बेबिन यार होलोकॉस्ट मेमोरियल सेंटर पर भी हवाई हमला किया। सैन्य कार्यवाही से इतर यूएन में रूस को भारी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी है। मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में जैसे ही रूस के विदेश मंत्री सेर्गेई लावरोव ने बोलना शुरू किया, लगभग 100 डिप्लोमेट्स ने वॉकआउट कर लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन और रूस के बीच बातचीत का दूसरा दौर आज यानी बुधवार को पोलैंड में होगा। हालांकि इसका वक्त नहीं बताया गया है। वहीं रूसी फोर्स ने कीव, खार्किव और चेर्निहाइव में आर्टिलरी से हमले तेज कर दिए हैं और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। यूक्रेन पर रूस के हमले के 6वें दिन खार्किव शहर में एक भारतीय छात्र नवीन कुमार की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक नवीन कर्नाटक का रहने वाला था। उसकी उम्र 21 साल थी और वह खाना लेने के लिए बाहर निकला था। वह खार्किव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में 4th ईयर का छात्र था। रूस ने यूक्रेन पर घातक प्रहार जारी रखे हैं और उस पर इस बात का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है कि पूरा यूरोप उन पर पाबंदियां लगा रहा है। यूक्रेन के साथ नाटो की भूमिका अभी तो बयानों में ही है और इधर रूस ने तब तक कीव पर कब्जे की कवायद को और तेज कर दिया है।
देश में कोरोना के मामलों में गिरावट लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में भारत में कोरोना के 6,915 नए पॉजिटिव केस मिले, जो सोमवार से 14% कम है। साथ ही मंगलवार को 180 मरीजों की मौत भी हुई है। अच्छी बात यह है कि बीते दिन 16,864 मरीज कोरोना महामारी को हराकर स्वस्थ भी हुए। अगर कोरोना के एक्टिव मामलों की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 10,129 एक्टिव केस कम हुए। फिलहाल देश में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 92,472 है। मंगलवार को देश में कोरोना के 8,013 नए पॉजिटिव केस मिले और 119 मरीजों की मौत हुई थी। अगर राज्यों में कोरोना की स्थिति की बात करें तो बीते 24 घंटों में केरल में सबसे अधिक 2,010 नए मामले मिले हैं। वहीं मिजोरम में 1,325 और महाराष्ट्र से 407 नए मामले सामने आए हैं। देश में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 1.1% है, जबकि रिकवरी रेट 98.59% पर पहुंच चुका है। हालांकि एक्सपर्ट्स अभी भी जून से चौथी लहर की बात कर रहे हैं, लेकिन अब जीवन के सामान्य हो जाने के बाद और कोरोना के लगभग खत्म हो जाने पर इसकी संभावना नहीं जताई जा सकती है। हिमाचल के संदर्भ में कोरोना की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में मंगलवार को कोरोना से कांगड़ा के 62 साल के एक व्यक्ति की मौत हुई। प्रदेश में बीते 24 घंटे के दौरान मात्र 1,749 लोगों की कोरोना जांच की गई। इनमें से 53 लोग संक्रमित पाए गए हैं, यानी संक्रमण दर 3.04% आंकी गई है। प्रदेश में बीते 2 महीने के दौरान आज सबसे कम नए मरीज सामने आए हैं। कुशीनगर के फाजिल नगर में सपा और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच हुई मारपीट में एक नया मोड़ सामने आया है। सपा ने विष्णुपुर थाने में भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र कुशवाहा समेत 18 नामजद और 100 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप यह है कि रोड शो के दौरान फाजिल नगर के सपा प्रत्याशी स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर हमला हुआ। पथराव में काफिले की कई गाड़ियां टूट गई थी। मामला खलवापट्टी गांव का है, जहां स्वामी प्रसाद मौर्य समर्थकों के साथ रोड शो कर रहे थे। जब उनका काफिला खलवापट्टी गांव के पास पहुंचा, तभी सामने से भाजपा के कार्यकर्ता आ गए। इस दौरान सपा भाजपा कार्यकर्ताओं की भिड़ंत हो गई। विवाद बढ़ने के बाद अपने पिता के लिए वोट मांग रही सांसद संघमित्रा मौर्य भी डंडा लेकर मौके पर पहुंच गई। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से कहा कि भाजपा शांति, दंगा मुक्त प्रदेश की बात करती है, लेकिन बीजेपी प्रत्याशी ने मेरे पिता पर हमला किया है। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मौजूदा सरकार के कार्यकाल का आखिरी और 5वां बजट 4 मार्च को सदन में पेश करेंगे। इससे पहले 3 मार्च को कैबिनेट में वित्त वर्ष 2022-23 के बजट को मंजूरी दिलाई जाएगी। सदन में बजट पेश करने के बाद इस पर चर्चा होगी और 15 मार्च को इसे सदन में पारित कराया जाएगा। संसद में दिसंबर 1970 को हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम पास हुआ। इसके अनुसार 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश देश का 18वां राज्य बना। पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के बाद वित्त वर्ष 1971-72 के लिए 80.18 करोड़ रुपए का पहला बजट पेश किया गया था। वित्त वर्ष 2021 से 2022 में 50 वर्ष पूरे होने पर बजट बढ़कर 50,192 करोड़ हो गया है। मौजूदा सत्र में 2,229.94 करोड़ का अनुपूरक बजट पास होने के बाद यह बढ़कर 92,421.94 करोड़ हो गया है। ऐसे में आगामी वित्त वर्ष का वार्षिक बजट 55,000 करोड़ तक हो सकता है। छोटा सा पहाड़ी राज्य हिमाचल करीब 65,000 करोड़ के कर्ज तले दबा हुआ है। आमदनी 98 और खर्चा रुपया होने की वजह से प्रदेश पर कर्ज का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। मौजूदा सरकार ने ही अपने 4 साल के कार्यकाल में लगभग 22,000 करोड़ का ऋण लिया है। हालात इतने खराब है कि पुराना कर्ज चुकाने के लिए भी ऋण लेना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश को इस साल एक बड़ा झटका लगने वाला है। केंद्र सरकार जून 2022 में जीएसटी प्रतिपूर्ति राशि बंद करने वाली है, जो देश में जीएसटी लागू करने के बाद से केंद्र सरकार हर साल दे रही है। इससे हर साल कर्ज लेकर घी पीने वाले हिमाचल की मुश्किलें और बढ़ने वाली है। केंद्र से जीएसटी प्रतिपूर्ति राशि के तौर पर हर साल हिमाचल को 3,000 से लगभग 3,500 करोड़ रुपए मिलता रहा है। अब यह बंद होने वाला है। हमारे आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देश और दुनिया की सभी खबरों को सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए द रीप टाइम्स।
खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं, ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।